गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने फिजिक्स के बेसिक टूल्स के लेक्चर में वेक्टर की हम बात करेंगे। तो हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। आज लगभग हमारा वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट भी खत्म हो जाएगा। क्रॉस भी हम बेसिक उतना ही बताएंगे जितना आपको फिजिक्स में भी यूज में आना है, ठीक है बेटा। और उसके बाद साथ साथ हम आज ही स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। क्या स्टार्ट करेंगे? कूलम्स लॉ, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हमने पिछले टर्म्स पे आपको क्या बता दिया था। अगर प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट के बारे में अगर आप ध्यान दें तो पिछले टर्म पे हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता दिया था आपको कि एक जैसे जब यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू क्या होती थी? 1 के बराबर होती थी। और हमने कहा था एक्सिस के लॉन्ग दो अलग अलग अगर यूनिट वेक्टर लेते हैं, एक्सिस के लॉन्ग दो अलग अलग यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? 0 आता है। चाहे कोई भी ले ले, ऐसे सपोज कोई भी, ठीक है, या जे का या के और आई, किसी का भी, ऐसे चाहे जो भी, ठीक है। अगर दो अलग अलग एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होते हैं, अगर इनमें से कोई भी दो अलग अलग यूनिट वेक्टर लेंगे तो इनके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा बेटा? इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। इसलिए क्या होगा बेटा? आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा और इनके बीच का एंगल का cos 90। याद है हमने आपको बताया था पिछले टर्म पे ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा होता था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। क्या होता था बेटा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो पिछले टर्म पे हम लोग यहां तक बातें कर चुके थे, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके आगे हम बात करते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, थोड़ा सा हम इस पर थोड़ी चर्चा कर देते हैं अभी ए डॉट बी में, ठीक है। तो हमने आपको बताया था बेटा वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहां पे थीटा होता था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। जहां पे थीटा क्या होता था बेटा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का छोटा वाला एंगल, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहां तक बात क्लियर थी। ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे हम 3 केस करते हैं बेटा। सबसे पहला केस, केस नंबर फर्स्ट। यहाँ पे 3 केस होते हैं तो हम तीनों केस की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट क्या होगा बेटा? सबसे पहला कि यदि दोनों वेक्टर क्या हो बेटा? पैरेलल हो। क्या हो बेटा? इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे बोल सकते हो थीटा बराबर 0, मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0। तो ध्यान बताओ ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से देखिए बेटा, ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos 0, cos 0 और cos 0 का मान क्या होता है बेटा? 1। तो ए डॉट बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए इंटू बी के बराबर। इसके बराबर होगी ए इंटू बी के बराबर। अब हम बात करते हैं केस 2 की। किसी बात करते हैं बेटा? केस 2। केस 2 में क्या होगा बेटा? अब थीटा क्या हो जाए बेटा? अगर दोनों वेक्टर्स क्या हो बेटा? वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर्स क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि थीटा बेटा क्या हो बेटा? थीटा 90 हो। क्या हो? 90 हो। तो बताओ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा? ए डॉट बी बराबर क्या आएगा बेटा? इसको कहोगे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 90। क्या है? 90। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। क्या होगी? 0। तो यहाँ इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यहीं से हमारे को एक और कंडीशन पता चल जाती है कि कभी भी अगर हमको चेक करना है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो इसके लिए क्या तरीका होता है बेटा? उन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर दिखा देंगे? 0 के बराबर। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाए बेटा? 0 के बराबर हो जाए, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा बेटा? कि अगर वेक्टर ए क्या हो बेटा? एंटी पैरेलल हो। कैसा हो बेटा? एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। ये जो शॉर्टकट में जो हमने लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है एंटी पैरेलल। वेक्टर ए अगर एंटी पैरेलल हो वेक्टर बी के, या इसी को बोल सकते हैं कि जो इनके बीच का जो थीटा हो, थीटा क्या हो? 180 डिग्री। कितना हो बेटा? थीटा 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? कहोगे सर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 180, cos 180। और पिछले टर्म पे आपको बता दिए थे और आपको पता भी है कि cos 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। क्या होती है? तो -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -a। क्या आ जाएगी? -a। तो ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल तो उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? माइनस। तो ध्यान से अगर आप देखें तो डॉट प्रोडक्ट प्लस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस। तो प्लस माइनस 0
कुछ भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से मेन कंडीशन जो हमारे को पता चले, मेन इंपॉर्टेंट थोड़ा इस पे ध्यान देंगे आप, कि अगर दो वेक्टर्स को अगर हमको कभी भी प्रूफ करना है कि वो एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो हमेशा ध्यान रखना कंडीशन क्या होती है, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसी बराबर होता है, जीरो के बराबर। किसी बराबर होता है बेटा? जीरो। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। किसी बराबर? जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आगे हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात और सीखते हैं। हमने कह दिया कि अगर वेक्टर ए बराबर आपको दिया है बेटा, वेक्टर ए बराबर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये वेक्टर a1 है। ठीक है, वेक्टर a है बेटा। और वेक्टर b जो है, इसको साफ साफ लिख दे, जो हमारा वेक्टर b है ये बराबर है बेटा, मान लो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। बेटा ये हमारा वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। वेक्टर a बराबर a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, और वेक्टर b बराबर है b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के। तो अगर हमको फाइंड करना है, यहाँ से क्या फाइंड करना है बेटा, हमको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो निकालने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले वेक्टर a लिखेंगे बेटा, a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के डॉट। ठीक है, अब दूसरा वेक्टर लिखेंगे बेटा, b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के। क्लियर है बेटा? तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ध्यान से आप देखिए, अभी हमने अभी समझ लिया था, इसके पहले जस्ट हमने समझा इस बात को कि i का i से डॉट होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। j का j से डॉट होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। सिमिलरली k का k से डॉट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अगर दो अलग अलग का डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा? हमेशा जीरो। क्या होगा बेटा? जीरो। तो इसीलिए हमारी समझदारी क्या होगी बेटा, केवल हम क्या करेंगे, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j का j से और k का k से। बाकी अलग से करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, तो उसका लिखने का कोई सवाल नहीं होता, उसका लिखने का कोई मतलब नहीं, चूंकि वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा वो। तो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान बताओ, a1 का b1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? a1 b1। क्या आएगा बेटा? a1 b1। और i का i से डॉट होगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो क्या आ गया? a1 b1। इस तरह से j वाले का हम j से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा? सब लोग ध्यान दो, क्या बेटा a2 b2 आएगा कि नहीं? क्या आएगा? a2 b2। और j का j से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से k वाले का k से करते हैं तो आपका आएगा बेटा a3 b3 और k डॉट की क्या हो जाएगा? 1। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। समझ आ रहा है बेटा सबको? ध्यान दीजिए, तो हमेशा जब भी डॉट प्रोडक्ट लेना होता है i j के k कैप के फॉर्म में हो तो ध्यान रखना, i का i से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, j का j से लेते हैं, k का k से, और उनके कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करके जैसा भी साइन है उसके साथ आप प्लस माइनस जो भी है उसको लगा के आप लिख दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो इस तरीके से हम करते हैं काम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, इसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया बेटा, हमने आपको एक तरीका सिखाया कि डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त बस आप i को i से करिए डॉट डॉट, j को j से करिए, k का k से, इन्हीं से वैल्यू मिलती है, बाकी और अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। दो अलग अलग अगर यूनिट वेक्टर लेंगे एक्सिस के लॉन्ग तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? जीरो। जैसा कि हमने आपको पिछले टर्म पे बता दिया और आते ही थोड़ा सा भी रिवाइंड भी किया आपको। यहाँ तक बात सही है बेटा? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है बेटा, कि आपको दिया है वेक्टर ए बराबर, ठीक है, आराम से आपको ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, वेक्टर ए बराबर हम मान लो आपका है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और वेक्टर बी आपको क्या है बेटा? वेक्टर बी बराबर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस क्या है बेटा? 3k कैप। ये तो हमारे पास ये दो वेक्टर्स है ए और बी। आपसे क्या पूछा गया? सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम से देखिए बेटा, सब लोग करिए, सब लोग इसको स्क्रीन क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। आप इसको बेटा स्क्रीन को पॉज करिए, क्वेश्चन नोट करिए और उसके बाद उसको करिए। ठीक है, उसके बाद इसके सोल्यूशन आप देखिए। ठीक है बेटा, तो आपको क्या निकालना है बेटा? यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो सिंपल तरीका अभी जो आपको सिखाया गया है, कैसे निकालेंगे हम इसका डॉट प्रोडक्ट बेटा? ए डॉट बी। तो हम जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखो पहला वेक्टर क्या है बेटा? पहला क्या है? ए लिखिए बेटा, 2i कैप माइनस 3j कैप
प्लस 4k कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ तक समझ में आ रही है बेटा सबको? तो इन दोनों का जैसे ही हम डॉट पढ़े, तो बताओ आई का आई से डॉट लोगे तो 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे दिख रहा है बेटा 2। ऐसे जे का जे से लो तो क्या -6 आएगा बेटा, के का के से लेंगे तो कितना होगा 4 3 जा 12, कितना आएगा बेटा 12। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, क्या 8 आ रही है कि नहीं बेटा? ध्यान से देखिए आप लोग सबको, कितनी आ रही है 8, ठीक है। मैच कर रही है आपका, कितने लोग का सही था। बेसिक सा एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। एक थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। एक आग अगर आप चाहोगे और प्रैक्टिस करना तो एक दो और करा देते हैं, सिंपल सा, बस एक है बेसिक सा प्रैक्टिस, आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। एक्चुअली आपको एकदम बेसिक लेवल से हर चीजें बताई जा रही है, ठीक। अभी हम लोग इसमें काफी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है, अभी हम बेसिक टूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो काफी इन्हीं टूल्स का बहुत यूज है, इसलिए आपको ये रिवाइंड कराना जरूरी है। इन सारे टूल्स का आपको इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्म करना जरूरी है। क्लियर है बेटा? तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट करिए आप लोग। आपको वेक्टर ए बराबर दिया है आई कैप -4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी आपका दिया बेटा, वेक्टर बी बराबर क्या है बेटा, वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। आपको क्या फाइंड करना है, फटाफट करिए चलो, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट करिए चलो, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, स्क्रीन पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या रहा है, ठीक है। और उसके बाद सोल्यूशन अपने चेक करिए, ठीक है। तो बात करते हैं ए डॉट बी फटाक से, ठीक है। अब बच्चों की तरह लिखने की जरूरत नहीं है कि हम ए को लिखे और फिर बी को, हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, ठीक है। सोचो आई का आई से डॉट होगा तो क्या सीधे 2 आएगा कि नहीं, ठीक है बेटा। आई का आई से डॉट होगा तो क्या आएगा बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे हम सही कर लेते हैं बेटा, इसमें लग रहा है आपके गलती से हो गया, ठीक है। ये चेन है, ठीक है। तो बताओ अब सॉल्व करते हैं बेटा। ए डॉट बी बराबर क्या होगा, आई का आई से डॉट क्या होगा बेटा 2, आई का आई से डॉट क्या होगा बेटा 2, जे का जी से डॉट करो बेटा तो क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा बेटा -4। क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सही कर लीजिएगा, तब दोबारा करिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ये जे था, क्या था बेटा जे, वो मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। इस तरह से के का के से डॉट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 5, कितना आएगा 5। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद कितना आएगी बेटा, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो क्या 3 आ रही है बेटा, क्या आ रही है बेटा 3, तो सिंपल से हो गया नहीं बेटा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने की जरूरत नहीं, काफी आसान है, आपने थोड़ा 11th में इसको पहले भी देख चुके होंगे, ठीक है बेटा। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं बेटा आगे हम। अच्छा, बेसिक से अब हम बात करते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच हम एंगल कैसे निकालें, इसकी हम बात करते हैं। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए हम सिंपल से क्या करेंगे बेटा, जैसे हमने मान लिया दो वेक्टर ए और बी है, क्या बेटा हमारा मान लो ए वेक्टर ए है, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है A1i कैप, A2j कैप, A3k कैप सपोज, ठीक है। और वेक्टर बी आपका क्या है बेटा B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप, B3k कैप, यहाँ तक सही बेटा। अब ध्यान से बताइए, क्योंकि हम बेसिक से अगर जानते हैं फॉर्मूले पर फोकस करें, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आती है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, कॉस थीटा। क्या थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता था कि नहीं बेटा, हाँ। तो क्या सीधे से यहाँ बताओ कॉस थीटा का मान कितना आएगा बेटा, क्या कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ए डॉट बी अपान ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का। क्या यही हमारे लिए फॉर्मूला होगा कि नहीं बेटा, सिंपल सा है। तो हमेशा ध्यान रखना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का तरीका होता है, उन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट करिए। क्या करिए बेटा, सिंपल सा उन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट करिए और फिर उनके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड। अब यहाँ पे अगर अप्लाई करके हम दिखाएं तो बताओ कॉस थीटा का मान कितना आएगा, फटाफट देखिए बताइए बेटा। सोचो ए डॉट बी क्या आएगा बेटा, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3, क्या यही आएगा बेटा, देखिए ध्यान से आप लोग से।
ध्यान से देखिए बेटा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपान a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, याद है पीछे ट्रेंड पे आपको बता दिया किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। इस तरह से वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होगा i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट। ध्यान से देखिए, तो क्या यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी बेटा cos थीटा का, तो यहाँ से cos थीटा आ गया, तो थीटा हम इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का बेसिकली यही तरीका है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? ठीक है, तो अगर हम बता दें फिजिक्स में ज्यादातर आपको इतना ही यूज में आना है। ठीक है बेटा, बताने को तो वेक्टर्स में और बहुत कुछ है, ठीक है, वो मैथ में आप लोग पढ़ोगे, मैथ में आपकी काफी चर्चा होगी और आगे हम जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अभी हम बात करें तो फिजिक्स में तो बेसिकली इतना ही इस्तेमाल है, ठीक है, इससे ज्यादा यूज नहीं है, तो हम लोग इसको यहीं पर एंड अप करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बात करते हैं वेक्टर्स की, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगली हीडिंग डालो, हो गया बेटा? तो अगली हीडिंग हम डालते हैं। ठीक है, इसमें चाहे तो क्वेश्चन करा दें तो एक करा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन करा देते हैं आप लोग को, तो थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा कुछ नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, क्या क्या वेक्टर्स है बेटा, आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, और दूसरा आपका है बेटा आई कैप प्लस के कैप। सपोज ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ये दो वेक्टर्स हैं, क्या है बेटा, एक है आपका आई कैप माइनस जे कैप और एक है आई कैप प्लस के कैप। आपको इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल। तो सेम तरीका वही बेटा, अभी जो हमने आपको बताया था, एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, जो दोनों वेक्टर होते हैं सबसे पहले उनका डॉट प्रोडक्ट करिए, अपान उनके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उनके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है बेटा? तो इनके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे वेक्टर ए क्या है, हम किसी भी एक को मान लेते हैं, पहले को मान लीजिए वेक्टर ए है बेटा, और दूसरे को मान लिया वेक्टर बी है। क्या मान लिया बेटा, वेक्टर बी। अब फटाफट अप्लाई करते हैं आप। तो बताइए cos थीटा बराबर क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखिए, cos थीटा बराबर क्या होगा, a डॉट b, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो। तो बताओ i का i से डॉट क्या हो जाएगा, 1, j वाला तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, j वाला यहाँ पे है क्या बेटा, नहीं है, तो j का j से डॉट 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे है नहीं। ऐसे k वाला यहाँ भी नहीं है, तो k का k से डॉट 0, तो केवल 1 आया कि नहीं बेटा, क्या है बेटा, 1। तो इसको चाहे तो साफ साफ आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा। इसका मॉड इंटू इन दोनों का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा दें, इससे कोई मतलब नहीं पहुंच जाता। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का। तो चलो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ऊपर डॉट लेने पर केवल 1 आएगा बेटा। चलो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2। सोचो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2। देखिए बेटा, अंडर में आएगा ऑप्शन 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2, √2 आया। यहाँ पर भी √2, तो √2 इंटू √2, तो क्या आएगा बेटा, 1/2 आएगा कि नहीं बेटा। तो ध्यान से देखिए, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। क्लियर है? तो बेटा, तो cos थीटा की जो वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। कितना आ गया बेटा, 1/2। तो बताओ cos थीटा का मान 1/2 कहाँ पर होता है बेटा, कौन से एंगल पर होता है, क्या 60 डिग्री होता है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई बेटा, 60 डिग्री। तो हमारे को ये सॉल्व हो गया बेटा। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बेटा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री। कितनी है, 60 डिग्री। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसको खत्म करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, टाइम्स को तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, अगली हीडिंग आप लाइए। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट की चर्चा हो गई, जितना हमारे को यूज में है आएगा भी, ठीक है, फिजिक्स में ज्यादातर। अब अगली बात हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। हीडिंग डालिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, हीडिंग डालिए बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब बात करते हैं दूसरा टाइप, कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस, और इसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। हम बात कर रहे हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की। तो क्या होता है बेटा क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, सिंपल सी बात। तो जैसे हमने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि अगर हम दो
दो वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू हमेशा क्या है बेटा, वेक्टर है। वो वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा बेटा कि डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, थोड़ी सी बात अगर हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी और बोल दे तो एक बात ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या है बेटा, वर्क है। क्या बेटा, डॉट प्रोडक्ट का एक बेसिक एग्जांपल क्या है बेटा, वर्क। उसको हम थोड़ी सी आपको बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान रखना कि डॉट प्रोडक्ट का जो एग्जांपल है वो क्या है बेटा, वर्क। क्रॉस प्रोडक्ट में टॉर्क आता है, क्या आता है बेटा, तो उसके बारे में हम लिखवा देंगे। अब उसके बारे में आगे हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी, काफी है और बहुत सारे एग्जांपल है। एक बेसिक आपने जो 11th में थोड़ा पहले सुन भी लिया होगा कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका एग्जांपल क्या होता है, वर्क। क्या होता है बेटा, वर्क। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल आपको हमने बताया। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट, सिंपल सा बताइए बेटा, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या बेटा, कि जब भी कभी दो वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कैसी क्वांटिटी मिली, वेक्टर की स्केलर। कैसी क्वांटिटी मिलनी चाहिए बेटा, वेक्टर की स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी मिली। कैसी क्वांटिटी मिली, वेक्टर। तो जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करने पर या प्रोडक्ट करने पर हमें एक ऐसी क्वांटिटी मिली जो कैसी हो, वेक्टर हो, तो इस तरह के प्रोडक्ट हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं बेटा। तो अपनी नोट्स कॉपी में इसके आगे नोट करिए बेटा, लिखिए, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ, लिखिए बेटा सब लोग, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज gives a vector quantity, then that type of product is called vector or cross product. Then that type of product is called vector or cross product. क्लियर बेटा, सबको हो गया, ठीक। जिनको लग रहा है कुछ छूट रहा है तो आप बेटा रिवाइंड बैक करके दोबारा इसको देख सकते हैं, थोड़ा पीछे करके, ठीक। क्लियर है बेटा। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे कि जब दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने पर कैसी क्वांटिटी मिले, वेक्टर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में वहीं पे लिख दीजिए बेटा, इसका एग्जांपल क्या होता है, वहां पर जहां आपने लिखा ना तो उसके एग्जांपल में चाहो तो वर्क लिख सकते हो, ठीक। इसके एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल देना है टॉर्क। क्या है बेटा, टॉर्क। तो यहाँ पे एग्जांपल में उसके नीचे जहां पे आपने लिखा ना उसके नीचे ऐसे एग्जांपल में लिख दीजिए। एग्जांपल में क्या है इसके बेटा, टॉर्क। इसका एग्जांपल है टॉर्क, क्लियर है। अच्छा, अब इसके आगे अगली लाइन से लिखिए बेटा, अगली लाइन से, इफ vector A and vector B are two vectors, if vector A and vector B are two vectors, then their cross product is represented by, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इनका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ध्यान रखना। अगर ए और बी दो वेक्टर्स हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर आपके दो वेक्टर्स हो तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आप लिखिए बेटा इसका, इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहां तक हो गया बेटा सबका। एंड उसी का लिखिए, एंड इज गिवन बाय, क्या होता है बेटा, कैसे डिफाइन करते हैं इसको बेटा, तो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, ए क्रॉस बी जो होता है इसकी वैल्यू होती है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में एक वेक्टर आता है जिसे बोलते हैं एन के। क्या होते हैं, तो अगली लाइन से इस बात को लिख लीजिए, कैसे डिफाइन किया बेटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन के, साइन थीटा एन के। बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो ध्यान से बताइए, ये ए समझ पा रहे हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, थीटा क्या है बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। एन कैप क्या है बेटा, एन कैप हमारा क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। कैसा भी यूनिट वेक्टर, तो इसके बारे में लिख लेते हैं बेटा। तो एन कैप के बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिए बेटा, वही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वेयर, तो एक करके लिखते हैं, सबसे पहले थीटा के बारे में लिखते हैं। थीटा क्या है बेटा, देखो थीटा के बारे में लिखिए बेटा, इसके बारे में लिखिए आप लोग सब, याद नोट कर ले और लिखिए थीटा। थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या है बेटा, थीटा के बारे में लिखिए बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहां लिख लीजिए बेटा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है बेटा, एंगल है। थीटा आपका बेसिकली कुछ नहीं बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, एंगल है। क्या है बेटा, एंगल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और एन कैप क्या है बेटा, एन कैप को समझते थोड़ा सा। एन कैप क्या है बेटा, ठीक है, एन कैप क्या है बेटा, यहाँ पे
अच्छा ये ध्यान रखना, थीटा वही स्मॉलर एंगल ही रहेगा, ए और बी के बीच का छोटा वाला एंगल ही रहेगा, स्मॉलर एंगल, ठीक है बेटा। एन कैप क्या होगा बेटा, एन कैप, तो एन कैप ध्यान रखना, एन कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो एन कैप के बारे में लिखिए, देखिए इट इज अ यूनिट वेक्टर, लिखिए बेटा एन कैप के बारे में लिखिए आप सब। देखो इट इज अ यूनिट वेक्टर, क्या लिखेंगे बेटा इसके बारे में, हम लिख दे रहे हैं आपको, ये क्या है बेटा, इट इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both vector A and B। क्या बेटा इनके क्या है बेटा, ये आपका एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका एन कैप है एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ यूनिट वेक्टर, क्या लिख सकते हैं बेटा, इट इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane, perpendicular to the plane containing vector A and, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि आपका एन कैप बेसिकली एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में लाई करे उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। क्लियर है यहाँ तक बेटा, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा बात आएगी तो बात समझ में आएगी बेटा, क्लियर है यहाँ तक बात सही है। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन थी। तो ध्यान रखना जो थीटा होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या होता है, स्मॉलर एंगल है। क्या है बेटा, स्मॉलर एंगल है। और एन कैप क्या होता है बेटा, एन कैप हमारा एक यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन होगी, आराम से देखिए बेटा हर चीजों को, ठीक। यहाँ तक सही बेटा, अच्छा देख लीजिए यहाँ तक बेटा, ठीक। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग की हो गई, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने ये बात समझ बेटा, अब यहीं पे समझ लेते हैं बेटा और सारी बातें कुछ। अगर बात करें यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। थोड़ा एन कैप के बारे में और समझते हैं। तो एन कैप के बारे में ध्यान रखना बेटा, एक्चुअली क्या था, थोड़ा हम इसको आप बताते तो आपको थोड़ा समझ में आएगा बेटा। जैसे वेक्टर ए, ये आपका मान लीजिए वेक्टर बी है और ये इनके बीच का स्मॉलर एंगल थीटा है। क्लियर बेटा, बात है सर अगर मुझे ए क्रॉस बी का बेटा क्या है, अगर ध्यान यहाँ पे आया कि अगर मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो कैसे समझते हैं बेटा, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, फिर इसको नोट करके आपको लिखा देंगे। तो ध्यान रखना ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने का तरीका आता है हमेशा जानना वेक्टर ए वेक्टर बी और एन कैप इस तरीके से अरेंज होते हैं कि किसको फॉलो करते हैं बेटा, ये राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम। अब कैसे होता है इस बात को समझते हैं बेटा। जैसे हमारा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, हमको किसका डायरेक्शन निकालना है बेटा, ठीक। डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंडेड सिस्टम का। हमको निकालना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, किसका निकालना है बेटा, ए क्रॉस बी। तो पहले कौन सा वेक्टर है, ए, तो अपना आप राइट हैंड लेंगे, वेक्टर ए की डायरेक्शन में अपने हाथ के, ठीक है, उंगलियों को उस तरफ रखिए बेटा, ठीक है, ऐसे रखा। ए से कहा जाना है, बी की तरफ, तो आप इसको फोल्ड करिए बी की तरफ। जब ए से बी की तरफ फोल्ड करेंगे तो थंब किधर आ रहा है बेटा, क्या बाहर तरफ आ रहा है ना, थंब किधर आ रहा है, यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगा, इनवर्ड की आउटवर्ड, इनवर्ड सॉरी आउटवर्ड, किधर होगा बेटा, आउटवर्ड। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें ए क्रॉस बी और दूसरा हम लिखते हैं बी क्रॉस ए। अगर हम दोनों के डायरेक्शन की बात करें, किसी बात करें यहाँ पे, दोनों के डायरेक्शन की हम बात करें तो सबसे आप ध्यान से देखिए, बताइए बेटा ए क्रॉस बी। चलो राइट हैंड सिस्टम फॉलो करते दोबारा देख लेते बेटा। पहले हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को किधर करेंगे, वेक्टर ए, पहला कौन सा वेक्टर आया, ए के अराउंड करिए। और ए से किधर जाना है बेटा, बी की तरफ। तो ऐसे तो जा नहीं सकते बेटा, तो हम ऐसे ही जाएंगे बेटा। कैसे जाएंगे, ऐसे। जब ऐसे जाएंगे तो थंब हमारे किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड आ रहा है। किधर आ रहा है बेटा, आउटवर्ड।
तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा, आउटवर्ड को हम कैसे दिखाते हैं बेटा, आउटवर्ड को हम दिखाते हैं डॉट से, या इसको आप कैसे दिखा सकते हो, के कैप प्लस के कैप, किधर दिखाएंगे प्लस के कैप, ठीक है। आप चाहो तो सेंस में भी दिखा सकते हो, ये कौन सा सेंस है अपना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। आप चाहो तो सेंस में भी दिखा सकते हो एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो उसको बहुत ज्यादा दिखाएंगे। ऐसे बी क्रॉस ए बताओ कैसे होगा बेटा, सोचो पहले बी से क्या ऐसे जा पाएगा क्या, नहीं, इसका तो गलत कुछ हो रहा है बेटा, इसका तो हमको इसको ऐसे करना चाहिए। तो बी से किधर जाना है बेटा, बी से ए की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है बेटा, अंदर की तरफ, किधर जा रहा है बेटा, अंदर, अंदर मतलब डॉट की क्रॉस क्रॉस, या इसे को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, माइनस के, क्या लिखते हैं बेटा, माइनस के। तो डायरेक्शन के लिए थोड़ा आप देख लीजिए इसको बेटा, देख लीजिए इसको कैसे निकालते हैं बेटा। हमेशा जाने किसी भी वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट का अगर डायरेक्शन निकालना होता है तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाइए अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, तो थंब अपने आप आपको बता देगा कि डायरेक्शन किधर होगा उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस का, उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस का। क्लियर है बेटा यहाँ पे सब मैरी बेटा बात, ठीक। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा नोट करके आप लिख लीजिए, इस बार नोट करके लिख लीजिए इस बात को, नोट करके आप इसको, यहाँ तक अगर आपका हो गया बेटा तो आगे आप नोट करके कुछ बातें लिख लीजिए, अपने नोट्स का भी नोट कर लीजिए बेटा। क्या नोट करना है, लिखिए नोट, लिखिए, हो गया था तो नोट करिए, लिखिए बेटा, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड एन कैप, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड एन कैप arrange themselves in such a manner that it always form a right-handed system, it always form a right-handed system। क्लियर है बेटा, हो गया सबका, ठीक। तो ये नोट आप लीजिए, तो ये राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, फॉलो। यहाँ बात क्लियर, हटाए इसको बेटा, सब चीजों को। देखो बेटा अब बात करते हैं, इसी को थोड़ा देख लेते हैं बेटा। सोचो ए क्रॉस बी, फटाफट देख लेते हैं, काम की बात बस देखते हैं बेटा। ए क्रॉस बी का क्या होता है बेटा, ध्यान बताओ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, सीधे काम का देखते हैं बेटा। अब ध्यान से बताओ, ए क्रॉस बी का लो ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, याद रखिए। सोचो अगर ये दोनों वेक्टर दूसरे के पैरेलल होंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0, तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0। तो यहाँ पे नोट करके इस बात को लिख लेते हैं, देखो, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल, सीधे जो मेन है काम का वही हम लिख रहे हैं बेटा। आर को थीटा की वैल्यू 0 है, तो क्या होगा बेटा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्या हो जाएगी बेटा, क्या 0 हो जाएगी बेटा। तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, नल वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर तो हो नहीं सकता, तो 0 लिखना गलत होगा। तो क्या होगा, ये क्रॉस बी की वैल्यू नल वेक्टर है। तो यहीं से आप पहचान याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, अगर मुझे चेक करना है पैरेलल है कि नहीं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर दिखा दीजिए, नल वेक्टर के बराबर। किसके बराबर दिखा देंगे बेटा, नल वेक्टर। सही है बेटा यहाँ तक, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, नल वेक्टर के बराबर। यहाँ तक सही। अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं लोग, अगर हम आई कैप जी कैप के कैप में बात करें तो इनमें हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है, ठीक है। आई कैप जी कैप के कैप, अगर सोचो आई कैप का अगर हम आई कैप से क्रॉस करें तो कितना आएगा, सोचो क्या ये दोनों पैरेलल है क्या, तो इनका तो 0 हो जाएगा। क्या जाएगा बेटा, 0। क्या यही सिमिलरली जे क्रॉस जे का भी होगा बेटा, एकदम, और यही क्या के क्रॉस के का भी होगा कि नहीं बेटा। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की तरह ऐसा नहीं होगा कि सेम में दो वेक्टर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, हमेशा उनकी वैल्यू कुछ कुछ आएगी, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं, पैरेलल। लेकिन दो अलग अलग वेक्टर्स अगर लेते हैं बेटा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जी, तो समझिए इसको बेटा आई क्रॉस जे किधर होगा। इसको थोड़ा समझाने के लिए हम एक्स वाई जेड प्लेन बनाते हैं बेटा, आपको तो थोड़ा समझाते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं तो आपको समझाते हैं। अब सोचो आई क्रॉस जे, आई किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग। किसके लॉन्ग है, इसके लॉन्ग जो यूनिट होगा वो क्या होगा बेटा, आई कैप। इसके लॉन्ग होगा जो क्या होगा बेटा, जे कैप। इसके लॉन्ग जो होगा वो क्या होगा बेटा, के। आप खुद ही समझिए बेटा, आई क्रॉस जे, आई किसके लॉन्ग है, एक्स। उसके बाद आई से किधर जाना है बेटा,
एक आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ जाना है नहीं बेटा, तो जे की तरफ जाते तो किधर आ रहा है बाहर, बाहर मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग, मतलब उसके लॉन्ग यूनिट क्या है बेटा ठीक है। तो क्या लिखोगे आई का मैग्नीट्यूड 1 जे का मैग्नीट्यूड 1, आई और जे के बीच का एंगल क्या है बेटा 90, ठीक है ठीक है बेटा, क्या है बेटा 90। और ध्यान से डायरेक्शन एन कैप क्या होगा बेटा, आई देखो आई से जे की तरफ जा रहे हैं, आई से जे की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, बाहर मतलब along जेड एक्सिस, along जेड एक्सिस, क्या के कैप लिखेंगे प्लस में, क्या लिखेंगे बेटा प्लस के कैप। तो ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा बेटा आई क्रॉस इसकी वैल्यू क्या आ रही है कुल मिला के बेटा, क्या केवल के कैप आ रही है बेटा, देखो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आ रही है बेटा के। सिमिलरली क्या अगर हम जे क्रॉस के को लिखना चाहें तो सोचो वहीं से बेटा, वहीं से सोचिए जे क्रॉस के, जे का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा बेटा, के का मैग्नीट्यूड भी 1, साइन 90 वो तो 1 ही हो जाएगा। अब बात करते हैं जे क्रॉस के का डायरेक्शन क्या होगा, सोचो जे से अब जे क्रॉस के का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जे किधर है बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, जे अगर आप ध्यान से देखें तो जे आपका है किधर की तरफ बेटा, वाई डायरेक्शन किधर है वाई, तो इसकी तरफ करें, इससे कहाँ आ रहा है के जानते हो ना जेड के लॉन्ग है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो ऐसे है ना बेटा, तो यहाँ से ऐसे आएंगे तो किधर किधर किसके लॉन्ग आएगा बेटा एक्स के लॉन्ग, किसके लॉन्ग आएगा एक्स, इसका मतलब जे क्रॉस की वैल्यू क्या है। तो इतना सारा हाथ घुमाने से बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा साइकिल ऑर्डर ध्यान रखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं साइकिल ऑर्डर। तो आप ऐसे साइकिल बना लीजिए बेटा, आई के ये के और के ऐसे ही इसको बताते हैं। अगर ये साइकिल ऑर्डर में चल रहा है तो फिर वैल्यू सेम आएगी, जैसे ही ऑर्डर अपोजिट होगा तो वैल्यू माइनस में, जैसे कैसे, जैसे आई क्रॉस जे तो वैल्यू क्या आ जाएगी के। अब देखिए सिंपल सप्लाई करके इसको आई क्रॉस जे, देखो ऑर्डर में चल रहा है ना साइकिल आई जे, फिर उसके बाद तो के बचा हुआ जो वेक्टर होगा उसकी वैल्यू थी। आपसे पूछा जाएगा के क्रॉस आई, के क्रॉस, अब ऑर्डर देखिए आई जे के बाद क्या आई आता है के आई, तो क्या बचा बेटा जी, तो ऑर्डर में है सब सही है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा जे क्रॉस के, अब देखिए इसको कैसे निकालोगे बेटा जे क्रॉस के, देखिए ध्यान से था जे क्रॉस के जे के आई, देखो आई देखो यहाँ पे ध्यान से आई जे के ऑर्डर में चल रहा है कि नहीं बेटा, तो वैल्यू आई के बराबर होगी, ठीक है ना। अगर आपको आपसे पूछ लिया जाए आई क्रॉस के ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे आई क्रॉस के कितना होगा, देखिए ध्यान से आई क्रॉस के, देखिए बेटा आई क्रॉस के, अब देखो आई के बाद जे आता है, यहाँ उल्टा हो गया बेटा, अगर ध्यान से देखो तो आई जे के बाद आई, के फिर आई होता है, ऑर्डर में क्या होता है पहले के आता है फिर आई, तो यहाँ पे उल्टा हो गया बेटा, पहले आई आ गया बाद में क्या आ गया, तो उल्टा हो गया, तो माइनस आ जाएगा कि नहीं बेटा, माइनस जो बचा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना बेटा अगर ऑर्डर में चल रहा है तो जो होगा बचा वाला होगा प्लस में होगा, बचा हुआ जो यूनिट होगा वो होगा और प्लस में होगा, लेकिन अगर ऑर्डर अगर उल्टा है तो माइनस में। तो ध्यान बताइए आई जे के, यहाँ पे अगर आप ध्यान से फिर दोबारा देखिए बेटा आई जे के बाद फिर आई है तो के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होती है जे, लेकिन के क्रॉस आई है कि उसका उल्टा है तो साइक्लिक ऑर्डर का इसमें उल्टा हो गया, तो माइनस आ जाएगा, फिर बचा वाला जो वेक्टर है वही लिख लेंगे, क्लियर है, यहाँ सब सही है, ठीक। तो इस तरह से बेसिक हम लोग इसको करते हैं, और इसको आप पहले भी क्लास 11 में देख चुके होंगे, क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फटाफट काम की बात हमने देख लेते हैं अपने काम का। अगर दो वेक्टर आपको दिए हो तो कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, हमने कहा दिया वेक्टर है a1 i प्लस a2 j के प्लस a3 k के, दूसरा है वेक्टर b बराबर b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के, ठीक है। तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो इनका तरीका क्या होता है, आप चाहो तो उन सब क्रम से बचने का एक सिंपल तरीका डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है बेटा, एक ऐसे आप डिटरमिनेंट बनाइए, क्या बनाइए देखिए आप लोग आप लोग पढ़ चुके होंगे बेटा, क्या बनाइए डिटरमिनेंट बनाइए। आप सबसे पहले क्या लिखिए बेटा, सबसे पहले ऊपर लिखिए आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप लिखिए आपने। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले कौन सा वेक्टर आ रहा है ए, तो वेक्टर ए के जो कोफिशिएंट है उनको लिखिए बेटा, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे बेटा जे का कोफिशिएंट और के नीचे के, तो पहले वेक्टर ये आ रहा है तो वेक्टर ए का कोफिशिएंट लिखिए, तो क्या होगा बेटा a1 a2 a3, क्लियर है। ऐसे फिर उसके बाद में वेक्टर बी है तो वेक्टर बी का कोफिशिएंट लिखिए, तो आई के नीचे आई का कोफिशिएंट
जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट, के नीचे बेटा के का कोएफिशिएंट। यहाँ तक सही है। अब चलो लिखते हैं इसको। तो चलो ओपन करते हैं इसको बेटा। अब इसको ओपन करना आप जानते हैं। सबसे पहले आई सी, आप हमेशा ध्यान रखना ये पहले रो के लॉन्ग ही ओपन करिए, पहले रो के लॉन्ग ही ओपन करिए, तो आपको जल्दी से वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ इससे जाते हुए रो को छोड़ेंगे, इससे होकर जाते हुए रो को छोड़ेंगे और कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या बच रहा है? देखो देखो यहाँ पे A2 B2 A3 B3 बच रहा है कि नहीं बेटा? तो उसको हम लिखेंगे, ध्यान देते हैं इसको। तो यहाँ पे आएगा आई के, ध्यान से देखिए तो वन बच रहा था आपका, अगर मैं साफ साफ लिखूं तो ऐसे दिख रहा था आपका, एक छोटा डिटरमिनेंट जो बनना था ऐसे बनना था। तो इसको चाहे हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप जानते भी होंगे थोड़ा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बेटा। तो आपका देखिए ध्यान से, फिर से दोबारा देख लीजिए बेटा, तो क्या आ रहा है दोबारा देख लीजिए इसको, तो क्या ऐसे आ रहा है कि नहीं बेटा? याद से तो यहाँ पे देखो A2 B3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A2 B3 माइनस B2 A3, यही आ रहा है ना? इसको लिखते हैं बेटा A2 B3 माइनस A3 B2, ये हो गया बेटा। तो ऑर्डर में ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे पहले प्लस चलता है, फिर माइनस चलता है, फिर प्लस चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया आई के, माइनस फिर माइनस जे कैप का आप करते हैं बेटा। सेम वही तरीका यहाँ पे, इससे जाते हुए रो को छोड़िए और कॉलम को। अब देखिए बेटा A1 B3 माइनस B1 A3, देखिए बेटा, फिर से देखिए इसको, इससे जाते हुए जे से जाते हुए एक रो को छोड़िए और कॉलम को छोड़िए। देखिए बेटा यहाँ पे जब छोड़ेंगे तो यहाँ पे A1 B3 बचा, तो A1 B3 माइनस B1 A3 तो पहले दिया बेटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना प्लस माइनस फिर प्लस, अब क्या पाएगा बेटा? फिर यहाँ पे लिखते हैं वही तरीका, फिर इससे जाते हुए रो को छोड़िए और कॉलम को छोड़िए, इससे जाते हुए रो को छोड़िए और कॉलम। तो अब दिख रहा है A1 B2 माइनस B1 A2, क्लियर है ना? तो यहां से ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से हम क्रॉस बी की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्लियर है? ओके बेटा, एक तरीका आपको समझा रहे थे कि कैसे अगर दो वेक्टर दिया तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट, इनका क्रॉस कैसे किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक सही बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। कब से कर दिया, वेक्टर ए बराबर है बेटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। वेक्टर बी बराबर है आई कैप माइनस जे कैप माइनस, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, आपको क्या निकालना है? आपको यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, ए क्रॉस बी। क्या निकालना है बेटा? ए क्रॉस बी। ध्यान देखिए फिर से, ये आपका क्या बेटा? वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। आपको क्या फाइंड करना है बेटा? ए क्रॉस बी। चलो स्क्रीन पॉज करके सब लोग निकालिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके सब लोग निकालिए, फिर सोल्यूशन चेक करिए। तो आपका होगा आई कैप जे कैप और के कैप बेटा। फिर सबसे पहले वेक्टर ए है, उसको कोएफिशिएंट लिखिए बेटा, आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट 1, के का कोएफिशिएंट क्या 2 है कि नहीं बेटा? आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, जे का भी 1 है, के का क्या है बेटा 2। इस तरह से वेक्टर बी आया तो आई कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, जे का बेटा -1, के का भी -1। यहाँ दिख रहा है सबको? अब चलो ओपन करते हैं फटाक से, सबसे पहले आई से ओपन करते हैं। मन में था पहले रो से करिए, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब इससे जाते हुए रो को छोड़िए और कॉलम को छोड़िए। देखिए बेटा 1 इंटू -1 क्या -1 आएगा, -1 इंटू माइनस क्या दिस माइनस दिस लिखते हैं, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 आ रहा है। क्लियर है? आप देखिए फटाफट, आप चाहे इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान में इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू होगी माइनस टाइम्स करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी लिखेंगे। क्लियर? तो प्लस के बाद क्या आएगा फिर माइनस, तो माइनस से। चलो इससे जाते हुए रो को छोड़ो और कॉलम को छोड़ते, देखो -1 -2 क्या -3 आया बेटा? देखिए ध्यान से, -1 -2। फिर से देखिए बेटा इसको, इससे जाते हुए रो जे वाला लिखना है बेटा, इसके बाद ये वाला आया, तो इससे जाते हुए रो को, इसको जाते हुए रो को छोड़िए और कॉलम को इससे छोड़ते बेटा। तो देखिए बेटा -i -2, देखिए ध्यान से -i -2। देखो इसका 1 से इससे करेंगे ना, तो -1 -2, तो 1 का इसे करें -1 -2। क्लियर है? अब के वाला देखते हैं बेटा, के वाले में ध्यान से देखते हैं बेटा, इससे ज्यादा रो को छोड़ो और कॉलम को, तो क्या आएगा बेटा -1 -1। ध्यान से देखिए बेटा, फिर से आप इसको देखिए -1 -1। यहां तक सही? एक बार चेक कर लीजिए बेटा, कहीं दिक्कत मिस्टेक तो नहीं हो रही है? तो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। पहले वाले का -1 + 2 सही बेटा, दूसरे का -1 से
तो ये -1 -2 सही है बेटा। तीसरे वाले का क्या होगा बेटा, तीसरे वाले को होगा -1 एकदम सही है बेटा। ठीक है, तो आप करते हैं इसको। तो यहाँ पे आएगा बेटा आई कैप, क्या आएगा बेटा आई कैप प्लस ये आपका 3j कैप -2 कैप। तो ये वैल्यू आ रही है। अब इसको चेक करिए, जिनका आ रहा था सही है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से करते हैं बेटा। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दे रहे बेटा, 1-2 क्वेश्चन ले लो, कोई इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको घर पे दे रहे हैं होमवर्क। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस। ठीक है, हटाइए इसको। हो गया बेटा। चलो, तो ये आपको दो होमवर्क हम दे रहे हैं इसमें, बेसिक सा होमवर्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है बेटा, वेक्टर ए बराबर है 2y + 3j -k, और वेक्टर बी आपका क्या है बेटा, वेक्टर बी है आपका i - j + 2k। ये दो वेक्टर है, आपको क्या निकालना है बेटा, आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वाला क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करनी है। ठीक है बेटा, अपने नोट्स कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए और इनको सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, दूसरा क्या है, वेक्टर ए बराबर आपका है, मान लीजिए i कैप + 5j कैप -2k कैप। वेक्टर बी बराबर है 2i कैप -j कैप -2k कैप। ये दो वेक्टर्स है बेटा, इनका क्या निकालना है, इनका भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। यहाँ तक सही है। तो लगभग हमारी बातें कंप्लीट होती है। बेसिक टूल में वेक्टर हमारा कंप्लीट होता है। ज्यादातर हम लोग को यहीं से आपका यूज में आना है। ज्यादातर मोस्टली जो यूज में आना है वेक्टर है, ज्यादातर इन्हीं से यूज में आना है। क्लियर है बेटा, ठीक। तो हटाइए इसको, ओवर करें। तो हमारा बेसिकली अगर बेसिक टूल्स की बात करें तो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बेसिक टूल सीख लिया, इंटीग्रेशन सीख लिया बेटा। हमने क्या सीख लिया बेटा, इंटीग्रेशन सीख लिया, डिफरेंशिएशन सीख लिया, एलिमेंट कैसे कट करते हैं ये भी हमने सीख लिया। कहाँ पे कैसे लेना होता है बेटा, कहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी होती है, कहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी होती है, कहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सारी बातें बेसिक हमने सीख ली बेटा। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ। क्या पढ़ते हैं बेटा, कूलम्स लॉ। अब ध्यान से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कंटिन्यू हो गया बेटा। बेसिक्स हमने सारे जो हमारे टूल्स थे उनको हमने सीख लिया, जिनको अप्लाई करना है भी हमें आगे बेटा, आगे जो भी हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में अप्लाई करना है बेसिक टूल्स, उन सारे टूल्स को हमने सीख लिया। तो अभी जो हमने खत्म किया है ये हमारा बेसिक टूल्स में क्या था, वेक्टर। हमने आपको वेक्टर उतना ही बताया बेटा जितना अभी आपको फिजिक्स में यूज में आना है। क्या है बेटा, फिजिक्स में यूज में आना है। क्लियर। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर में। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं कूलम्स लॉ। क्या स्टार्ट करते हैं, कूलम्स लॉ। नोट करिए सब लोग बेटा। हम करते हैं कूलम्स लॉ। क्लियर है, सिंपल बात समझते हैं कूलम्स लॉ। तो इस बात को हम समझते हैं कि वास्तव में कूलम्स लॉ है क्या। अच्छा, लॉ के बारे में हम जानते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल आउटकम होता है। कोई साइंटिस्ट हजारों लॉ को एक्सपेरिमेंट करता है तो जो जाके लॉ निकल जाता है। क्लियर बेटा, एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स। ठीक है, अब हम लॉ के बारे में समझते हैं। तो वास्तव में कूलम्स लॉ क्या दिया था इस बात को। तो लॉ समझने से पहले कुछ बातें हम समझते थे। लॉ क्या था उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम कुछ बातें समझते थे कि वास्तव में यहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व, ठीक है, इनका हमारे इन चीजों से कुछ, इन बातों से थोड़ा सा हमारे काम का है। ये सारी बातें अगर हम इन्फॉर्मेशन हमारे को पता, तो कुछ बातें हमारे को नई चीजें यहाँ पे पता चलेंगी, शायद आपको बुक में ज्यादा इन्फॉर्म नहीं की जाती है। तो समझते हैं वास्तव में क्या क्या। तो हम समझते हैं कि कूलम साहब ने क्या क्या किया था या कैसे कैसे किया था। तो समझते हैं बेटा, इन्होंने सिंपल सा क्या किया था। सबसे पहले अभी हम लॉ के बारे में नहीं चर्चा करते हैं। ठीक है, लॉ तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा बेटा। इससे पहले क्या क्या चीजें और हुई, क्या क्या इन्होंने किया था, कैसे ये ऑब्जर्व किया चीजों को, तो वो थोड़ा सा हम समझते हैं। थोड़ा सा उतनी ही हमको आपको बातें बताएंगे बेटा जितने हमारे काम की। जो काम की नहीं है उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी लॉ निकल जाता है उसमें साइंटिस्ट हजारों चीजें करता है बेटा, हजारों लाखों चीजें करता है। हम केवल उन्हीं चीजों की चर्चा करते हैं जो हमारे काम के। शायद वही चीज करने में उनको हो सकता है जिंदगी भर 10-20 साल लग गए, हो सकता है उसको हम 5 मिनट में आपको समझा दें। केवल हम लोग उन्हीं चीजों की चर्चा करते हैं जिन्हें जो हमारी काम की है, केवल हमारी काम की है। अदरवाइज ये साइंटिस्ट यही सब करने में बहुत ज्यादा उनको समय लगता है बेटा, काफी मेहनत होती है इन सब चीजों में। ठीक है, तो हम समझते हैं लॉ में उन्होंने सबसे पहले समझते हैं बेसिक में उन्होंने किया क्या क्या था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 2 चार्जेस लिए। क्या लिए बेटा, 2 चार्जेस लिए।
सेम चार्ज, लाइक चार्ज दिए बेटा, ठीक है ना। मान लो दो चार्ज दिए और दोनों का मास क्या रखा बेटा, सेम रखा, मास दोनों का सेम रखा। अब बताओ दोनों चार्जेस प्लस प्लस है कि माइनस के, ये भी प्लस का चार्ज और ये भी प्लस का चार्ज, दोनों चार्ज क्या है, प्लस के हैं दोनों चार्ज। तो जैसे ही रखा इन दोनों चार्ज को देखा ये एक दूसरे से क्या जाएंगे बेटा, दूर जाएंगे, क्योंकि इन पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा, फिर से ध्यान सुनिए बेटा, अगर इन दो चार्जेस को हम रखेंगे एक दूसरे के इंटरेक्शन में तो क्या इनके बीच क्या रिपल्सन का फोर्स लगेगा कि नहीं। हम जानते हैं कि प्लस प्लस को क्या करता है बेटा, रिपेल करता है, तो ये रिपेल करेंगे बेटा, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे बेटा, दूर भागेंगे। क्या भागेंगे बेटा, दूर। तो इन्होंने जैसे ही रखा है देखा दोनों चार्ज दूर भागे, दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भागे। अब उनको बेसिकली उनको क्या स्टडी करना था, उनको इस बात को समझना था कि इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स था जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उस फोर्स की नेचर के बारे में ही इनको स्टडी करना था, उस फोर्स के बारे में ही इनको स्टडी करना था। तो उन्होंने किया क्या, इन दोनों चार्ज रखा, चार्ज दोनों चार्जेस रिपेल किए, दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर गए, एक दूसरे से दूर गए। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई, इसका मतलब फोर्स लग रहा है, दूर जा रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों पे फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। अब उनको इस फोर्स के बारे में ही पता करना है कि ये फोर्स का नेचर क्या है, ये कैसा फोर्स है बेटा, क्या ऐसा कोई फोर्स है जैसा हमने पहले सुना हुआ है, उससे कुछ रिलेटेड बातें ये फॉलो कर रहा है प्रॉपर्टीज को, या कुछ नहीं नए तरह का फोर्स है। ठीक है, फोर्स तो नए तरह का, क्या ये पुराने फोर्स की प्रॉपर्टीज को कुछ फॉलो कर रहा है कि नहीं, इस बात को ये समझना चाह रहे हैं। तो फिर हुआ क्या बेटा, उन्होंने सिंपल सा किया क्या, इस चार्ज को फिक्स कर दिया। समझिए आप बातों को, ठीक है, हम हर चीज का डायग्राम यहाँ पे नहीं बना सकते, इसलिए बातों को जो बता रहे हैं उसको सुनिए बेटा। क्या किया उन्होंने सिंपल सा पहले दोनों चार्जेस को रखा, दोनों प्लस प्लस चार्ज, दोनों के मास सेम सेम रखा, फटाक से दोनों एक दूसरे से दूर आए, क्योंकि इन पे क्या लग रहा है बेटा, इन पर रिपल्सन का फोर्स लग रहा है बेटा, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करते हैं। तो उनको यही समझना था कि इनके बीच जो लग रहा है फोर्स, ये कैसा फोर्स है, ये कैसा फोर्स है। तो उन्होंने किया क्या बेटा, एक चार्ज को रोक दिया, एक चार्ज को फिक्स कर दिया, एक चार्ज को क्या कर दिया बेटा, फिक्स। तो देखा दूसरा चार्ज क्या भागेगा नहीं बेटा, दूसरा चार्ज भागेगा, यहाँ से मूव करेगा बेटा। तो जब ये मूव किया तो इसका यहाँ पे क्या मेजर कर लिया उन्होंने इसका एक्सेलरेशन मेजर कर लिया। क्या मेजर कर लिया, एक्सेलरेशन। क्या किया बेटा, सिंपल से हम लोग एक चार्ज को उन्होंने फिक्स कर लिया, ठीक है, तो दूसरे चार्ज को देखा क्या किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा नहीं बेटा, तो उन्होंने क्या मेजर कर लिया, इसका एक्सेलरेशन मेजर कर लिया, इसका एक्सेलरेशन। तो Q2 को मान लो एक्सेलरेशन मेजर किया, मान लो उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, a, तो उसका एक्सेलरेशन मेजर करके मान लो उसकी एक्सेलरेशन आया a, क्या आया बेटा, a, क्लियर। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने Q2 को फिक्स कर दिया। किसको फिक्स कर दिया बेटा, Q2 को फिक्स कर दिया। तो फिर देखा जो Q1 किसी एक्सेलरेशन से मूव किया कि नहीं बेटा, तो देखा जो Q1 किसी एक्सेलरेशन से इससे दूर जा रहा था, फिर इसका एक्सेलरेशन मेजर किया। तो जब इसका एक्सेलरेशन मेजर किया तो पाया इसका एक्सेलरेशन भी वही है जो इसका एक्सेलरेशन है। एकदम नई चीज, मतलब जिस एक्सेलरेशन से ये वाला चार्ज मूव कर रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये भी चार्ज मूव कर रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन की क्यों बात करें, क्योंकि बॉडीज पे फोर्स लग रही है, और आपने पढ़ा होगा अपने न्यूटन्स लॉ में कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो क्या आता है बेटा, एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है, एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर है। तो जब हमने इसको फिक्स किया तो देखा ये एक एक्सेलरेशन से मूव किया, दोबारा जब हमने Q2 को फिक्स किया तब देखा कि Q1 भी उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या बात यहाँ से क्लियर हो गई बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या बात क्लियर हो गई, यहाँ से एक बात तो ये क्लियर हो गई, इसका मतलब दोनों चार्जेस पे जो लगने वाला फोर्स है क्या है बेटा, इक्वल है। क्या है बेटा, फोर्स इक्वल। अगर इक्वल ना होता तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम ना आते। तो पहली बात यहाँ से क्लियर हो गई, इसका मतलब Q1 Q2 पे जो लगने वाले फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है बेटा, क्लियर। हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो Q1 और Q2 चार्ज पे लगने वाले जो फोर्स है उनका जो मैग्नीट्यूड है क्या है, इक्वल है। जितना फोर्स इस पर इधर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर इधर की तरफ लग रहा है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई बेटा, क्लियर है। इसका हम दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। और बातें समझते हैं क्या, बताओ इस वाले फोर्स किधर लग रहा है बेटा, आगे की तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। इसका मतलब ये दोनों जो फोर्सेस हैं इनका नेचर भी, इनका डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। बताओ ये दोनों फोर्सेस तो एक ही बॉडी पे लग रहे हैं कि दो अलग अलग बॉडी पे, दो अलग अलग बॉडी पे। एक फोर्स लग रहा है Q1 पे, दूसरा क्या लग रहा है, Q2 पे। ठीक है, अब उस फोर्स को हम बोल सकते हैं बेटा ऐसा, ये फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसा लग रहा है। अब अगर ध्यान से तो क्या बोलोगे बेटा, इस पे फोर्स लग रहा है अगर आगे की तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है बेटा, अपोजिट। क्लियर है यहाँ तक बेटा। दूसरा बताओ ये जो फोर्सेस हैं एक ही बॉडी पे लग रहे हैं कि दो अलग अलग बॉडी पे, तो एक लग रहा है Q1 पे, दूसरा Q2 पे। इसका तो एक बात क्लियर होगी, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। किस पे लग रहा है बेटा, दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। इनका मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग है बेटा, इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट।
तीसरी बात समझते हैं बेटा, सोचो ये दोनों फोर्सेस क्या एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से बताओ, क्या एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं? हमेशा ध्यान में बेटा, ऐसे फोर्सेस जो एक ही लाइन के लॉन्ग लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। कैसे फोर्सेस बोलते हैं बेटा? सेंट्रल। तो ये किसके लॉन्ग लग रहे हैं बेटा? क्या ये फोर्सेस एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं? नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं। किसके लॉन्ग लग रहे हैं बेटा? एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ध्यान से, जैसे ये तीनों बातें कूलम्ब साहब को ध्यान है, पहला क्या बेटा कि दोनों फोर्सेस दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है क्या बेटा? मैग्नीट्यूड इनका सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा? अपोजिट है। दूसरा, ये दोनों फोर्सेस क्या है बेटा? एक ही लाइन के लॉन्ग है। जैसे ये तीन बातें इनको ध्यान आई, इनको पुराना एक लॉ याद आ गया बेटा, याद करिए पुराना कोई लॉ ऐसा जो इससे रिलेटेड था, याद है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ध्यान दीजिए बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। ध्यान दीजिए आप लोग बेटा, क्या ऐसे तीन बातें आपने सुनी थी कहीं पे? अगर ध्यान से आप रिकॉल करिए तो आपको समझ आएगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में आपने ऐसा सुना था, एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में। किसी बारे में बेटा? एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या वो उसी तरह के फोर्स है कि नहीं बेटा? ध्यान से देखिए आप इसको, याद करिए एक्शन रिएक्शन फोर्स। अगर आपको थोड़ा याद कराओ तो आपने पढ़ा होगा थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ा होगा? जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते थे वो एक ही बॉडी में लगते थे कि दो अलग अलग बॉडी पे? दो अलग अलग बॉडी पे। देखो यहाँ भी दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस उनका मैग्नीट्यूड क्या होता था? बराबर होता था और डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट। और एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होते थे वो हमेशा एक ही लाइन के लॉन्ग लिखते थे। इसके लॉन्ग लिखते थे, ये भी एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहा है कि नहीं बेटा? क्या ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं बेटा? इसका मतलब ये कैसे फोर्स है बेटा? इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। कैसे फोर्सेस है? एक्शन रिएक्शन। तो यहां से पहली बात क्या क्लियर हो गई बेटा? लॉ से हमारे को एक बात क्लियर हो गई, कंफर्म हो गया कि जो दोनों चार्जेस पे लगने वाले जो फोर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कैसे फोर्सेस हैं? ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। कैसे फोर्सेस है बेटा? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? सिंपल से यहाँ से मेनली जो आपको इतनी कहानी में सुना रहा हूँ, इससे मैं आपको यही बात सिखाना चाहता हूँ कि वास्तव में जो चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रो चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कैसे फोर्स होते हैं बेटा? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। कैसे फोर्सेस होते हैं? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। और एक्शन रिएक्शन अगर फोर्सेस होते तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की जो जो प्रॉपर्टी होती है सब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनको सेटिस्फाई करेंगे। उनको क्या करेंगे बेटा? सेटिस्फाई करेंगे। बात क्लियर हो गई बेटा? अब बात आया सर कि अगर एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा तो हमारे लिए क्या फायदे की चीज है? आपने जितनी कहानी सुनाई कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है ये, या ये जो भी चीजें आपने चर्चा की, इनका हमारे क्वेश्चन से क्या रिलेटेड है, हमारे को ये मदद कैसे करेंगी, इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, कैसे फोर्स है बेटा? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। अगर ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है तो ध्यान से बताओ इस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? सोचिए आप ध्यान से। अगर ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं तो सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। कितना होगा बेटा? जीरो होगा। ध्यान से बताइए, क्योंकि अगर देखिए इस पे जितना आगे तरफ लगा उस पे इतना पीछे, तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा बेटा? जीरो होगा। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या फायदा हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या फायदा हो जाएगा बेटा? अगर याद करो किसी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो होता था तो क्या चीज होता था? क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर होता है कि नहीं बेटा? क्या कंजर होता था? याद करिए पूरा। अगर किसी सिस्टम पे लगने वाले नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो सिस्टम का क्या कंजर होता है? लीनियर मोमेंटम। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं बेटा? याद है बेटा सबको? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? जो आपको मोमेंटम होगा वो क्या होगा बेटा? मोमेंटम कांस्टेंट। आप चाहो तो आप ऐसे ही लिख दो। क्लियर? तो मोमेंटम क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। मतलब कहने मतलब मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा? जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसी बराबर होगा बेटा? फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम जो आपका कांस्टेंट मतलब जो इनिशियल में मोमेंटम होगा वही आपका क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। ठीक है? क्लियर? अच्छा, वेक्टर से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको, बस ये आपको समझाएगा कि ये मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। जो इनिशियल में होगा मोमेंटम वही फाइनल में। यहाँ तो बात समझिए। तो हमेशा ध्यान रखिए किसी सिस्टम पे लगने वाला अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो सिस्टम का क्या कंजर होता है बेटा? लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो जो शुरू में इनिशियल में मोमेंटम होगा वही फाइनल। ये बात है। तो हमेशा क्या बात ये हमेशा कंफर्म हो गई बेटा कि कभी भी अगर हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या बातें क्लियर होगी कि अगर दो चार्जेस है तो उसके बीच हमेशा मोमेंटम क्या होगा बेटा? कंजर होगा, या दो या दूसरे चार्जेस। तो हमेशा मोमेंटम कंजर होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, पेयर होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। इसीलिए सिस्टम पे नेट फोर्स हमेशा क्या होगा बेटा? जीरो होगा। नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है? अभी लिखवा नहीं रहे, अभी इसको आप समझा रहे हैं बेटा। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर नहीं बेटा? इसको थोड़ा मिटा के क्वेश्चन से आपको और बातें थोड़ा समझाते हैं बेटा इसको।
ठीक, इसको आप थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देते हैं वास्तु की क्या वास्तु में। ऐसे समझो कि जैसे हमने कह दिया कि मान लो ये 2 kg का मान लो कोई चार्ज है, ठीक, सपोज दैट ऐसे आप समझिएगा बेसिक से। मान लो एक चार्ज Q1 है, ये 2 kg का है, और ये Q2 है, मान लो सपोज दैट ये 3 kg का है। सब बताओ दोनों को रेस्ट से छोड़ा, दोनों अभी क्या है बेटा शुरुआत में रेस्ट में। आप एक क्वेश्चन समझिए इस बात को मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। ये दोनों भी क्या है बेटा रेस्ट में, अगर रेस्ट से छोड़ोगे तो बताओ क्या ये रिपेल करेंगे नहीं बेटा? हाँ। क्या दूसरे दूर भागेंगे नहीं बेटा? ये इधर भागेगा और ये इधर। तो आपसे पूछा क्या है कि मान लो कुछ समय बाद देखा ये मूव करके यहाँ पहुंच गया, Q1 मूव करके कहाँ पहुंच गया बेटा? यहाँ पहुंच गया, ठीक है, 2 kg वाली। तो मान लो इसकी रफ्तार है, मान लो सपोज दैट इसकी रफ्तार है मान लेते हैं 12 मीटर पर सेकंड। कितनी रफ्तार है इसकी बेटा? इसकी कुछ समय बाद इसकी रफ्तार है 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और मान लो ये वाला पहुंच के कुछ यहाँ पहुंच गया बेटा, जो Q2 है बेटा, Q2 वाला यहाँ पहुंच गया बेटा, ठीक है, 3 kg इसका मास है, ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा है बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी? क्या पूछा गया क्वेश्चन में? आपसे क्वेश्चन पहले समझ लीजिए बेटा, क्वेश्चन को हम डायग्राम से आपको समझाएं। क्वेश्चन में क्या है बेटा कि 2 चार्जेस है Q1 और Q2, एक का मास है 2 kg और का है 3 kg, दोनों क्या है रेस्ट में। अगर इनको हम छोड़ेंगे क्या एक दूसरे दूर भागेंगे नहीं बेटा? तो कुछ समय बाद देखा कि इस समय पे ये जो Q1 चार्ज है इसकी रफ्तार कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकंड। तो आपको पूछा गया कि उसी समय Q2 की रफ्तार क्या होगी? उसी समय Q2 की रफ्तार क्या होगी? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सोचो इसमें इलेक्ट्रोसिटी का क्या रोल है, देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे बेटा। तो हमारे को एक बात अभी जो आपको अभी बातें सिखाई गई, हमने क्या सीखा बेटा? एक बात हमने क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कैसे पेयर होते हैं बेटा? एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसे पेयर होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तो हमेशा क्या कंजर होगा सिस्टम का? लीनियर मोमेंटम। क्या कंजर होगा? लीनियर मोमेंटम। तो क्या लगाएंगे बेटा? बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमेशा चूंकि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर होता है। तो सोल्यूशन को देखिए बेटा कैसे होता है, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या लिखेंगे बेटा? इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल। तो मोमेंटम बराबर आप जानते हो मास इनटू वेलोसिटी। बताओ इनिशियली इसका मास क्या है? 2 kg। इनिशियली तो ये स्टेट है, फाइनली ये। तो मास इतनी, वेलोसिटी तो 0 है बेटा। इसका भी तो इनिशियल मोमेंटम पूरा 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी 0 है, इसकी भी। फाइनल मोमेंटम बताओ, ठीक है। तो बताओ इसका मास क्या है? 2। वेलोसिटी किधर है? पीछे। तो आगे तरफ वेलोसिटी को प्लस मानेंगे तो पीछे तरफ को माइनस। तो ध्यान से बताओ इसका मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या होगा? 12 दूनी 24, प्लस की माइनस, माइनस क्यों बेटा? क्योंकि आगे तरफ वेलोसिटी को हम प्लस मान रहे हैं बेटा। इसका मोमेंटम क्या होगा? 3 इंटू वी। सही बेटा। प्लस क्यों लिखा बेटा? क्योंकि वेलोसिटी आगे तरफ, क्योंकि आगे तरफ प्लस माना है और जो उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ ही है Q2 की, इसलिए प्लस। तो ध्यान से बताइए यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 3v बराबर 24 आ गया कि नहीं? तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से आपको सुनना है बेटा। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा Q2 की? 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ध्यान से सोचो तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक समझो शुरुआत भी नहीं हुआ कि मैकेनिक्स आ गया। क्या आ गया बेटा? मैकेनिक्स, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना बेसिक मैकेनिक्स का खूब, इसलिए आपको हमने बेसिक कुछ पढ़ाए, अभी और कुछ बेसिक आपको सिखाएंगे बेटा, जिनका खूब यहाँ पे जाना है। तो बिना मैकेनिक्स के तो हो ही नहीं सकता बेटा। अच्छे क्वेश्चन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे तो मैकेनिक्स का बहुत यूज है बेटा। आप उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जितने भी इस्तेमाल होंगे आपको सब सिखाए जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग यही तक करते हैं बेटा। तो आज आपको जहां तक हमने सिखाया इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी कूलम्स लॉ में हमने आपको लॉ नहीं बताया, हमने आपको बेसिक चीज सिखाई जो आपको जानने की जरूरत थी। तो कल आज यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, कल हम थोड़ी सी और इसके बारे में बताएंगे और कल हम इसको लॉ को दिखवा देंगे आपको, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं बेटा। आप मेहनत से पढ़िए बेटा, ठीक है। हमारी तरफ से जो भी आपको आप लोगों को सपोर्ट होगा बेटा, आप निश्चिंत रहिए बेटा। मैथ और फिजिक्स के जितने भी आपके डाउट्स होंगे जो भी, सब हम आप लोग को जितने भी होंगे सब हम रिमूव करेंगे बेटा, ठीक है। आपको प्रयास करेंगे कम से कम प्रॉब्लम हो बेटा, न के बराबर प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं बेटा।